नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है हर भैया, हर बहन जी, हर गृहिणी का हमारे यूट्यूब चैनल खुराना स्टडी पर। तो राष्ट्र हित में शिक्षा के लिए जो भी भैया बहन जी सबसे पहले या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। तो भैया आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण विधि आगमन और निगमन विधि। ठीक है, तो भैया साइकोलॉजी की सबसे इम्पोर्टेंट विधि अगर मानी जाती है तो याद रखिएगा आगमन और निगमन विधि। इंडक्टिव मेथड सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। तो क्यों ना आज हम इसको विस्तार से बात करते हैं। आगमन विधि क्या होती है, इसका अर्थ व स्वरूप कैसा होता है, निगमन विधि क्या होती है, उसका अर्थ व स्वरूप कैसा होता है, इसके गुण और दोष क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए। आगमन विधि। आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, याद रखना है, ज्ञात से अज्ञात की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर नामक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना भैया, आगे समझ में कि जो आगमन विधि होती है उसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर पहली बात, दूसरी है विशिष्ट से सामान्य की ओर और तीसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आगमन विधि हो गई। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो इस विधि का प्रयोग करते समय जो शिक्षक होते हैं बालकों के सामने पहले उन्हीं के अनुभव क्षेत्रों से विभिन्न उदाहरणों से संबंध में निरीक्षण, परीक्षण और ध्यानपूर्वक सोच विचार करके सामान्य नियम और सिद्धांत निकलवाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो आगमन विधि होती है उसमें सबसे पहले विद्यार्थी को उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरणों के माध्यम से सिद्धांतों की या फिर सूत्रों की विवेचना की जाती है। ठीक है, निर्माण किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार आगमन विधि में विशिष्ट उदाहरणों के द्वारा बालक को सामान्यीकरण अथवा सामान्य नियमों को निकलवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं और उन उदाहरणों से सूत्र का या नियम का प्रतिपादन किया जाता है। ये बात कन्फर्म याद रखना है आपको। ठीक है, समझ में आ गया ना। उसके बाद देखिएगा, उदाहरण के लिए व्याकरण पढ़ाते समय जैसे बालकों के सामने विभिन्न व्यक्तियों और वस्तुओं तथा स्थानों एवं गुणों में अनेक उदाहरण प्रस्तुत करके विश्लेषण द्वारा यह सामान्य नियम निकलवाया जाता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान आदि के नाम को या गुण को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया भैया संज्ञा की। जैसे किसी भी बच्चे से शिक्षक ने परिभाषा निकलवाई तो वह वस्तुओं के, स्थानों के या गुणों के उदाहरण प्रस्तुत करेगा। उसके पश्चात में वो सामान्य नियम निकलवाएगा, फिर जाकर के बच्चे अध्यापक को संज्ञा की परिभाषा बताएंगे। क्लियर, आगे पढ़ते हैं। जिस प्रकार आगमन विधि का प्रयोग हिंदी में किया जाता है उसी प्रकार इस आगमन विधि का प्रयोग भी इतिहास, भूगोल, गणित, नागरिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र आदि अनेक विषयों में भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि में शिक्षण होता है, क्रम को निम्नलिखित सोपानों में बांटा जाता है। आगमन विधि के अब शिक्षण के सोपान कौन कौन से हैं, ज़रा याद रखिएगा भैया। प्रश्न काफ़ी बार यहीं से पूछा जाता है कि जो आगमन विधि होती है उसके शिक्षण के कितने सोपान होते हैं। तो याद रखिएगा कितने सोपान हैं, 4 सोपान हैं। वो मैं आपको क्रमवार बता रहा हूँ। पहला सोपान है उदाहरणों की प्रस्तुति। सबसे पहले बच्चे के सामने अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, आगमन विधि में बच्चे के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा। उसके पश्चात उन उदाहरणों के माध्यम से बालक के माध्यम से निरीक्षण कराया जाता है। उसके पश्चात शिक्षक बालकों से विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछता है और अंत में उन उदाहरणों में से सामान्य तत्व की खोज करके एक ही परिणाम पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कहने का मतलब है सबसे पहले उदाहरण दिया जाएगा और उदाहरण के पश्चात में बच्चे से क्या निकलवाया जाएगा, विश्लेषण करवाया जाएगा, उस उदाहरण का निरीक्षण करवाया जाएगा। ठीक है,
तो सामान्य तत्व की खोज की जाती है, उसके पश्चात में उस पर विश्लेषण किया जाता है। तो पहला पॉइंट हुआ उदाहरण की प्रस्तुति, दूसरे पॉइंट में बात करेंगे विश्लेषण की उदाहरण के पश्चात। उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा सामान्यीकरण। ठीक है, यानी कि इस सोपान के अंतर्गत उदाहरण देने के बाद उसका विश्लेषण किया, फिर भैया तीसरे चरण में वह सामान्य नियम को प्रस्तुत करेगा या फिर किसी सूत्र का विश्लेषण करेगा। ठीक है, या तो नियम बनाएगा या फिर सूत्र बनाएगा। गणित में सूत्र बनाते हैं, हिंदी व्याकरण या इंग्लिश व्याकरण या पर्यावरण के अंतर्गत या हिंदी में वो नियम की विवेचना करेगा। आ रहा है समझ में। उसके पश्चात में अगला पॉइंट है नंबर 4, सोपान की बात करते हैं तो परीक्षण। इस सोपान में बालकों द्वारा निकाले हुए सामान्य नियमों की विभिन्न उदाहरणों के द्वारा परीक्षा की जाती है। ठीक है, यानी एक उदाहरण देने के पश्चात दूसरे उदाहरणों से जो विद्यार्थी ने नियम की उत्पत्ति की थी उस नियम को जांचने के लिए दूसरे उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बच्चे के द्वारा निकाले गए सूत्र या नियम की जांच की जाती है। तो भैया ये कौन सा पॉइंट हो गया? चौथा पॉइंट हो गया परीक्षण। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगमन विधि के गुणों की। आगमन विधि के गुण कौन कौन से हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हर भैया हर बहन जी से सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे कि आप अपने हस्तलिखित नोट्स बनाइएगा। ठीक है, मैं आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, टेलीग्राम पे जाएंगे आप लोग, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको सभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और PDF फाइल आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आगमन विधि के गुण की बात अगर हम करें तो भैया इसके निम्न गुण हैं। पहला गुण क्या है देखिएगा, आगमन विधि के द्वारा बालकों को नवीन ज्ञान के खोजने का प्रशिक्षण मिलता है। यह प्रशिक्षण उन्हें जीवन में नए नए तथ्यों को खोज निकालने के लिए सदैव प्रेरित करता है। अतः यह विधि होती है शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, रीट के अंतर्गत जो शिक्षण विधियाँ होती हैं काफ़ी इम्पोर्टेंसी रखती है। STC और BEd के सिलेबस में भी काफ़ी मात्रा में दी गई हैं। लगभग हमारी यहाँ पर 28 शिक्षण विधियों का अध्ययन करेंगे चैनल पर, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जा करके आप पूरी वीडियो को देखेंगे। ठीक है ना, नोट्स बनाइएगा आप लोग। उसके पश्चात में अगला आगमन विधि का गुण है, देखिएगा आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से जटिल की ओर चलकर मूर्त उदाहरणों द्वारा बालकों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। इससे वे सक्रिय और प्रसन्न रहते हैं। ज्ञानार्जन हेतु उनकी रुचि निरंतर बनी रहती है एवं उनमें रचनात्मक चिंतन और आत्मविश्वास आदि अनेक गुण विकसित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ, यानी कि इसमें जो आगमन विधि होती है उसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, सरल से जटिल की ओर चलते हैं और मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं और सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं, ताकि बच्चे सक्रिय रह कर के प्रसन्न रहें और अपने ज्ञान में लगातार अर्जन करते चले जाएं। उन बच्चों में रचनात्मक और चिंतन और आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास होता रहता है। ये आगमन विधि कहती है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या है, आगमन विधि के गुणों में आगमन विधि में ज्ञान प्राप्त करते हुए बालक को सीखने के प्रत्येक स्तर को पार करना पड़ता है। इससे शिक्षण जो होता है प्रभावशाली बन जाता है। ठीक है, आगमन विधि के अंतर्गत जब विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करेगा तो ज्ञान प्राप्त करने के सभी स्टेप्स को क्या करेगा, फॉलो करेगा। उसके पश्चात में जा कर के उसे किसी नियम की या सूत्र की उत्पत्ति हो पाती है। ठीक है, ताकि उसका जो शिक्षण होता है वो काफ़ी प्रभावी बन सके। वो बाद में खुद करके सीखता है बच्चा इसमें, तो वो भूल नहीं पाएगा। ठीक है ना। उसके पश्चात में अगला पॉइंट है, इस विधि में जो बालक होते हैं उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम और स्वयं निकाल लेते हैं, उसका मानसिक विकास सफलतापूर्वक हो जाता है। तो भैया मानसिक विकास में सहायक कौन सी विधि है? आगमन विधि। प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है यहाँ से। उसके पश्चात में इस विधि द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान स्वयं बालकों को खोजा हुआ ज्ञान होता है, अतः ऐसा ज्ञान उसके मस्तिष्क का अस्थायी अंग बन जाता है। और अगला पॉइंट है, यह विधि व्यावहारिक जीवन के लिए अत्यंत लाभप्रद है, अतः यह विधि एक प्राकृतिक विधि है। विस्तार से पढ़ेंगे हम कंप्लीटली आगमन और निगमन विधि को, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे।
नोट्स बनाएंगे अपने हर भैया हर बहन जी के माता पिता को मेरा चरणों में बार बार प्रणाम। तो देखिएगा भैया, अब आगमन विधि के हम पढ़ते हैं, दोषों के बारे में बात करते हैं। तो दोष कौन कौन से हैं जरा ध्यान से देखिएगा वीडियो की तरफ। इस विधि द्वारा सीखने में शक्ति और समय दोनों ही अधिक लगते हैं, ठीक है ना। आगमन विधि में शक्ति और समय दोनों ही अधिक खर्च होते हैं। उसके बाद में यह विधि बालकों के लिए उपयुक्त नहीं होती है, यह केवल बड़े और वह भी बुद्धिमान बालकों के लिए ही उपयुक्त होती है, क्योंकि सामान्य बुद्धि वाले बालक तो प्राय प्रतिभाशाली बालकों द्वारा निकाले हुए सामान्य नियमों को आंख मीच करके क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो याद रखना है, आगमन विधि सिर्फ और सिर्फ छोटी कक्षाओं के लिए लागू नहीं होती, बड़ी कक्षाओं के लिए लागू होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, आगमन विधि द्वारा सीखते हुए यदि बालक किसी अशुद्ध सामान्य नियम की ओर पहुंच जाए तो उन्हें सत्य की ओर ले जाने पर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अनेक कठिनाइयों का, यानी कि अशुद्ध सामान्य नियम की ओर जब पहुंच जाते हैं तो सत्य की ओर ले जाने में, यानी कि जो आगमन विधि होती है, बच्चा किसी भी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ये इसके दोष हैं। उसके पश्चात में अगला पॉइंट है चौथा, आगमन विधि में केवल सामान्य नियम की खोज की जा सकती है, अतः इस विधि के द्वारा प्रत्येक विषय को शिक्षा नहीं दी जा सकती, प्रत्येक विषय के अंतर्गत इस विधि को काम में नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो गणित विषय के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है आगमन और निगमन विधि। गणित के लिए यह विधि स्वयं में अपूर्ण है, इसके द्वारा खोजे हुए सत्य की परख करने के लिए निगमन विधि आवश्यक होती है, ठीक है ना। अब भैया इसके अगर हम पूर्ण करना होता है आगमन विधि को, तो इसके विपरीत कौन सी विधि होती है, निगमन विधि, और वह निगमन विधि उस सत्य की परख को कंप्लीट कर देती है। आगे समझ में। अब देखिएगा, आपको विस्तार से पढ़ने के पश्चात में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ आगमन विधि की परिभाषा आपको कैसे याद रखनी है। आगमन विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सामान्य नियमों एवं सिद्धांतों की खोज की जा सकती है। इस विधि के द्वारा शिक्षण करते समय यह आवश्यक है कि शिक्षक उदाहरणों तथा प्रश्नों का प्रयोग बालकों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए, इससे उनकी नवीन ज्ञान को खोजने में उत्सुकता निरंतर बढ़ती रहेगी। इस तरीके से आपको आगमन विधि कंप्लीट होती है। और उसके पश्चात हम बात करते हैं हमारी निगमन विधि के बारे में। इसका अर्थ और स्वरूप कैसा है भैया, देखिएगा। आगमन विधि के बाद में है निगमन विधि, ठीक है। निगमन विधि पढ़ेंगे तो शिक्षण के निगमन विधि उस विधि को कहते हैं शिक्षण में जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा विशिष्ट नियम से सामान्य से विशिष्ट की ओर तथा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। इस प्रकार निगमन विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत होती है, उल्टी होती है। इस विधि का प्रयोग करते समय जो शिक्षक होते हैं बालकों के सामने पहले किसी सामान्य नियम को प्रस्तुत करता है, उसके पश्चात में नियम की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को प्रयोग करता है। तो भैया उल्टा हो गया, आगमन विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते, उसके बाद नियम बनता, नियम की खोज की जाती। लेकिन यहाँ पर निगमन विधि में आपको पहले नियम या सूत्र प्रति दिया जाएगा, उसके बाद आपको उदाहरणों की खोज करनी होगी। आ गया समझ में, इस तरीके से। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, कहने का अर्थ है कि निगमन विधि में विभिन्न प्रयोगों तथा उदाहरणों के माध्यम से किसी सामान्य नियम की सभ्यता घोषित करवाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे विज्ञान की शिक्षा देते समय बालकों के किसी भी सामान्य नियम को अनेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध कराया जा सकता है। इस प्रकार इस विधि का प्रयोग विज्ञान के शिक्षण में किया जाता है, ठीक है। विज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सी विधि है, निगमन विधि। गणित के लिए सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है, आगमन विधि। इस तरीके से उसी प्रकार इसका प्रयोग जो होता है भैया सामाजिक विज्ञान, व्याकरण, अंक गणित, ज्यामिति, अन्य विषयों के शिक्षण में भी सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। इस निगमन विधि के निम्नलिखित सोपान हैं। हमने आगमन विधि के 4 सोपान पढ़े, अब इस निगमन विधि के कितने सोपान हैं जरा याद रखिएगा भैया। इस विधि के केवल कितने सोपान हैं, 2 सोपान हैं, 2 चरण है। पहला है हमारा सामान्य नियमों का प्रस्तुतिकरण। इस सवाल में शिक्षक का लोगों के सामने सामान्य नियमों को कर्म पूरक प्रस्तुत करता है। इस सवाल में शिक्षक का लोगों के सामने सामान्य नियमों को कर्म प्रस्तुत करता है, तो ये सामान्य नियमों का प्रस्तुतिकरण हो गया। दूसरा है संबंधों की स्थापना।
तो इस जैसे इस सप्ताह में विश्लेषण की प्रक्रिया आरंभ होती है और दूसरे शब्दों में शिक्षक प्रस्तुत किए हुए नियमों के अंदर तर्कयुक्त संबंधों का निरूपण कर सकता है। ये संबंधों की स्थापना के बाद तीसरा पॉइंट है, इस सोपान में सामान्य नियमों की परीक्षा करने के लिए विभिन्न उदाहरणों को ढूंढा जाता है और दूसरे शब्दों में सामान्य नियमों का विभिन्न परिस्थितियों का प्रयोग किया जाता है और इस सत्यता का ठीक ठाक से परीक्षण हो जाए। तो ये तीसरा सोपान हो गया। पहला सोपान है सामान्य नियमों का प्रस्तुतिकरण, दूसरा है संबंधों की स्थापना और तीसरा है सामान्य नियमों का परीक्षण। इस तरीके से आपके निगमन विधि के तीन विशेषताएं होती हैं। अब बात करते हैं हम इस विधि के गुण क्या हैं। तो यह विधि प्रत्येक विषय को पढ़ने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, निगमन विधि प्रत्येक विषय को पढ़ने के लिए उपयुक्त है। निगमन विधि द्वारा बालक जो होता है, बालक कर लीजिए इसको, है ना, शुद्ध नियमों की जानकारी प्राप्त करते हुए उन्हें अशुद्ध नियमों को जानने का कोई अवसर नहीं मिलता। ठीक है, 2 पॉइंट हुए। उसके बाद में आपका तीसरा पॉइंट देखिएगा, इस विधि द्वारा बालक, कक्षा के जितने भी बालक होते हैं उनको एक ही समय पर एक साथ पढ़ाया जा सकता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है, इस विधि के प्रयोग से कम समय और शक्ति दोनों ही की बचत होती है। यानी बच्चा सीधा का सीधा प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए नियम को, सिद्धांत को या सूत्र को फिट करेगा और उत्तर निकाल के ले आएगा। इस विधि में ये होता है। उसके बाद निगमन विधि में शिक्षक बनाए हुए नियमों को बालकों के सामने प्रस्तुत करता है और इस विधि में शिक्षक का कार्य अत्यंत सरल होता है। तो भैया इस प्रकार से हमारी आगमन और निगमन विधि पूर्ण होती है। अगली वीडियो हम लेकर आएंगे अगली शिक्षण विधि के बारे में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिएगा, साइकोलॉजी पढ़ते रहिएगा, राजस्थान जीके पढ़ते रहिएगा, राजस्थान हाईकोर्ट और रीट की तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, और BSTC BEd वाले विद्यार्थी भी इनको पढ़ सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो भैया हमारी जो जीके की लाइव क्लास है आप उनको लीजिएगा, प्रतिदिन आप मॉक टेस्ट दीजिएगा। ठीक है ना, प्रतिदिन आप मॉक टेस्ट दीजिएगा तो आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। मनोविज्ञान की लाइव क्लास 8:30 बजे रात को और राजस्थान जीके की मॉर्निंग में 10 बजे। ठीक है, जिस विद्यार्थी को भी लेनी हो कृपया चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करेंगे, खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल को। जी हाँ, खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। भैया आपको हमारी वीडियो आगमन निगमन विधि की कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक करके जाएं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।